विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को चेताया कि आतंक नीति कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जाना जाता है। माफ कीजिए, पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जाना जाता है और अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने हमला बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में काम आती है। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. और अब चलिए बात करते हैं इजरायल की पाताल तोड़ स्ट्राइक। इजरायल की पाताल तोड़ स्ट्राइक ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बैरूत के रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग के नीचे था और इसी हेडक्वार्टर में मौजूद था हिजबुल्लाह का चीफ शेख हसन नसरल्लाह, लेकिन वो इजरायल के हमले से बच नहीं सका। हेडक्वार्टर तबाह हो गया और नसरल्लाह का काम तमाम। न्यूयॉर्क से ऑर्डर आया, आईडीएफ ने नसरल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह, छिपने की नहीं बची कोई जगह। इजराइल का बंकर बस्टर बम, आतंक का कंट्रोल रूम खत्म। इजराइल का पिन पॉइंट हमला, क्या अब ईरान लेगा बदला? धुआं धुआं दक्षिणी लेबनान, हड़कंप बैरूत टू तेहरान। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला है।
जो कई अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका ने इजरायल के आत्मरक्षा वाले कदम के साथ खड़े होने की बात भी कही है। तो ये एक बड़ा हमला किया इजरायल ने और उसके बाद इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया कि नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला है। हम आपको उनका बयान जो है वो सुना देते हैं। लेबनानी नागरिक शामिल है इसमें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हिजबुल्लाह, हमास, अन्य ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ इजरायल के बचाव के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है अमेरिका, ये कहा है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो हिजबुल्लाह पर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान है वो भी अब सामने आ गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के बाद एक और टॉप कमांडर को मारने का दावा किया है। जिस टॉप कमांडर को इजरायल ने ढेर किया है उसका नाम हसन खलील यासिन है, जो हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग का प्रमुख था। हसन खलील यासिन इजरायल की उत्तरी सीमा से लगे लेबनान में सक्रिय था और अब यह बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग का प्रमुख जो हसन खलील यासिन था, इजरायल की उत्तरी सीमा से लगे लेबनान में वो सक्रिय था। अब उसको भी ढेर करने का इजरायल दावा कर रहा है। जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसने ये दावा किया है कि नसरल्लाह के मारने के बाद जो टॉप कमांडर है हसन खलील यासिन वो भी मारा जा चुका है। एक और बड़ी अपडेट है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नसरल्लाह को ईरान की बुरी ताकतों का इंजन बताया है और इजरायल को तबाह करने की साजिश का मेन आर्किटेक्ट बताया है। תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם ושינוי מאזן הכוחות באזור לאורך שנים. כי כל עוד נסראללה חי, הוא היה משקם במהירות את היכולות שגרענו מחיזבאללה. ולכן נתתי את ההנחיה, ונסראללה כבר לא איתנו. הוא לא מקדם את החזרת תושבינו לבתיהם בצפון, והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסינואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. हसन नसरल्लाह की मौत की खबर ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। माना जा रहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। हालांकि इजरायल हिजबुल्लाह के अंत तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजरायल को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लोकेशन पता थी? आखिर उसने सटीक हमला कैसे किया? ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान का आसमान धुआं धुआं है। बम बारूद के धमाकों की आवाज आ रही है। और रिहायशी इलाकों से उठ रही हैं आग की लपटें। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की है। हसन नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया और रणनीति ऐसी बनाई कि हिजबुल्लाह के चीफ को बच पाना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को बैरूत के रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जिस वक्त हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को एक सही तरीके से पता किया और उसके बाद इजराइल इस इंतजार में था कि सही मौके पर इसे निशाना बनाया जाए और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंतजार था तो बस नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एयरपोर्ट पर F-35 फाइटर जेट तैयार खड़ा है। साथ में 4 बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं।
अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर हैं। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया और ऑर्डर बेरूत पर एयर स्ट्राइक का। भारतीय समय अनुसार रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर अटैक का ऑर्डर दिया। इजराइल के डिफेंस एयरबेस पर तैयार खड़े फाइटर जेट ने तूफानी रफ्तार से लेबनान के आसमान में दस्तक दी और कुछ ही देर में बेरूत धमाकों से गूंज उठा। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाया जो कि रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने BLU 109B और BLU 137B बम का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम हैं। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। पिछले साल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को भेजी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह बंकर में छिपा था जो कि बंकर बस्टर बम से चूर चूर हो गया और हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई। हसन नसरल्लाह के मौत की सबसे पहली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मौत का दावा किया और देर शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला बेहद सटीक था। बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि में काफी वक्त लगाया। हमले के बाद फाइटर जेट के पायलट ने इजराइल में मौजूद अपने कमांडर से बात की तो इस बातचीत में नसरल्लाह की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं था। हाँ, जीत का एक विश्वास जरूर नजर आया। यानी कहीं ना कहीं इजराइल में मौजूद IDF के कमांडर और फाइटर जेट के पायलट को बड़ी कामयाबी का विश्वास था। इधर नसरल्लाह की मौत से लेबनान से ईरान तक हड़कंप मचा हुआ है। असर लेबनान से ईरान और न्यूयॉर्क तक नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की तो टेंशन साफ नजर आई। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। ईरान को डर है कि इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्लाह अली खामेनेई हो सकते हैं। वहीं खामेनेई ने बयान जारी कर हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। खामेनेई ने साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की मौत का खमियाजा भुगतना होगा। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी बदला लेने की धमकी दी है। यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक तथ्य ये भी है, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर है किसी भी वक्त इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। बड़ी खबर जानिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, वहीं SI और DSP घायल हुए। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। उससे पहले यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छुपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। कठुआ में नेपाल में बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीरपुर बैराज से 5.31 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4.49 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार में गंडक और कोसी नदी बागमती में उफान आया है। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया में बाढ़ का खतरा है। किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान में बाढ़ का खतरा है। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है।
तो ये बिहार के उन जिलों के नाम हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में है, शिवहर में है, सीतामढ़ी में है, सुपौल में है, सिवान में है, मधेपुरा में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है। ये सारे वो जिले हैं जहां भयंकर बाढ़ आ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, ये 13 जिले जिसमें बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। गंडक नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, बागमती, ये सारी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से 13 जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। जो बची खुची कसर है वो बैराज से छोड़ा गया पानी पूरा कर रहा है। 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सहरसा में बाढ़ से कैसे हैं हालात वो हम आपको दिखा रहे हैं। बगहा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बगहा के बगल में बूढ़ी गंडक नदी जो है वो बहती है और वाल्मीकि नगर बैराज भी इसी के पास है। तो यहां से जब वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो हालात ऐसे ही खराब हो जाते हैं। बाढ़ बारिश के बाद जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो खेती किसानों की बर्बाद हो गई है, हम उसकी तस्वीर भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है। 481 लोगों को बचाया गया है। पुलिस के मुताबिक 21 लोग अभी भी लापता हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। कारें और मकान पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये हम वो भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई हुई है। आंकड़ा कितना विभत्स है वो हम आपको बता रहे हैं कि अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 481 लोगों को बचाया गया है। 21 लोग लापता हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। कारें और मकान पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। उड़ान रद्द कर दी गई हैं और हालात कैसे हैं, कैसे आप देखेंगे पानी इतना भरा पड़ा है कि जहां तक नजर जाती है ऐसा लगता है कि आपको मैं समंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन सड़कें डूब गई हैं, फसल डूब गई हैं, खेत डूब गए हैं, जिसकी वजह से ये जो नज़ारा है, ये भयावह जो नज़ारा है वो बना हुआ है। वजह है नेपाल में हो रही बारिश और वहां से छोड़ा गया पानी। हस्त नक्षत्र यानी हथिया नक्षत्र ने नेपाल से लेकर बिहार और यूपी तक हाहाकार मचाया हुआ है। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नेपाल का बुरा हाल कर दिया है। अब तक 89 लोगों के मौत की खबर है। दर्जनों लोग लापता हैं। नेपाल ने कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए हैं, जिससे लाखों क्यूसेक पानी निकलकर बिहार और यूपी में कहर मचा रहा है। सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। बारिश का ब्रेक फेल हो जाए तो सैलाब का संकट कितना खतरनाक हो जाता है, ये तस्वीरें गवाह हैं। लगातार होती मूसलाधार बारिश और हाहाकारी बाढ़ ने नेपाल से यूपी, बिहार तक लाखों लोगों को संकट में डाल दिया है। नेपाल में आसमान से होते जल प्रहार ने नदियों को समंदर बना दिया है, जिसकी जद में बिहार से उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव जलमग्न होते जा रहे हैं। हिमालय की तराई से निकला पानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए मुसीबत की कितनी बड़ी वजह बन गया है, ये तस्वीरें विस्तार से दिखाएंगे। पर पहले नेपाल में हुई तबाही और बर्बादी का मंजर देख लीजिए। नेपाल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, काठमांडू में कुदरत का सबसे बड़ा कहर। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत, बाढ़ की वजह से दर्जनों लोग लापता। काठमांडू समेत ललितपुर, भक्तपुर, कवरेपालन चौक, पंचथर,
धन कुटा और झापा में सबसे ज्यादा जान माल के नुकसान की खबर है। नेपाल पानी में डूबा तो बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी संकट गहरा हो गया। भारी बारिश के बाद नेपाल ने कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए, जिससे बाढ़ का पानी हाहाकार मचाते हुए बिहार में दाखिल हो गया। एक बड़ी खबर जानिए। भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। हालांकि चीन के अड़ंगे की वजह से उसकी यह डिमांड पूरी नहीं हो सकी। हालांकि अब एक बार फिर भारत का सपोर्ट बढ़ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन के बाद अब रूस ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ये एक अच्छी खबर है कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस ने समर्थन किया है। फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही इस समर्थन में रहे हैं, वो समर्थक रहे हैं कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। अब रूस ने भी इसका समर्थन कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।